नंबर 4। आज के वीडियो का शीर्षक है गांधी नेहरू गैंग ने अंग्रेजों का साथ दिया, देश से गद्दारी की। सबसे पहले अंग्रेजों की जुबानी सुनिए कि भारत में उनका मकसद क्या था। अंग्रेज हेविटकॉम ने लिखा कि भारत को हरा भरा करना ब्रिटिश साम्राज्य का लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य तो यह था कि कम से कम समय में भारत का दोहन किया जा सके। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए खुले हाथ जल्दी से जल्दी धन बटोर सकें। बंगाल के नवाब ने मई 1762 में अंग्रेज गवर्नर के नाम पत्र में कंपनी के दलालों के बारे में लिखा कि ये लोग किसान और व्यापारियों का माल असबाब चौथाई कीमत पर जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। साथ ही जुल्म और मारपीट करके वे 1 रुपए की चीज 5 रुपए में बेचते हैं। क्लाइव की काउंसिल के एक सदस्य एल स्क्रॉफ्टन ने 1763 में बहुत खुश होकर कहा था कि प्लासी के बाद जो लूटमार हुई उसी से 1 रुपए खर्च किए बिना हम 3 साल तक हिंदुस्तान से व्यापार करते रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स की सेलेक्ट कमेटी की 9वीं रिपोर्ट 1783 में कहा गया, इंग्लैंड और बंगाल के बीच में जो आमदरफ्त जारी है हम उसे व्यापार नहीं कह सकते। देश से जो माल बाहर भेजा जाता है वह आपस की अदला बदली में नहीं भेजा जाता। वह माल बिना दाम चुकाए या बदले में बिना कुछ दिए ही ले लिया जाता है। अंग्रेज सौदागर विलियम बॉल्स की 1772 में छपी किताब में वर्णन किया है कि अंग्रेज लोग अपने बनियों और काले गुमास्तों के जरिए मनमाने ढंग से तय कर देते हैं कि माल बनाने वाला आदमी उन्हें किस भाव पर कितना माल बेचेगा। बेचारे जुलाहे की रजामंदी जरूरी नहीं समझी जाती। कंपनी का कारोबार करने वाले गुमास्ते अक्सर चाहे जैसे कागज पर उनसे दस्तखत करा लेते हैं। अगर जुलाहे यह कीमत नहीं लेते तो उनके पैर बांधकर उन्हें बेंतों से पीटा जाता है। कंपनी के गुमास्ते और उनसे मिले हुए कपड़ों को जांचने वाले लोग जो भाव तय कर देते हैं वह खुले बाजार की दर से 15% और कभी कभी 40% तक कम होता है। 1784 में हाउस ऑफ कॉमन्स के एक प्रस्ताव में कहा गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के कारोबार में जबरदस्त बेईमानी होती है। लूटमार करने के लिए उसने हर जगह युद्ध की आग भड़काई है। जो देश पहले खाता पीता और खुशहाल था अब धनहीन और निर्बल हो गया है। बर्क ने कंपनी राज की तीव्र निंदा करते हुए अलंकारिक भाषा में कहा था, अगर हम आज हिंदुस्तान से निकाल दिए जाएं तो वहाँ कोई भी ऐसी चीज न रह जाएगी जिससे मालूम हो कि हमारी हुकूमत के मनहूस जमाने में वहाँ चीतों या गुरिल्लों के अलावा आदमियों ने भी राज किया था। 1836 में ब्रिटेन के राजा विलियम चतुर्थ ने कहा कि अपने उपनिवेश भारत के बिना ब्रिटेन कुछ भी नहीं है। 12 फरवरी 1558 को सर जॉर्ज कॉर्नवालिस लिविस ने पार्लियामेंट में कहा था, मैं अत्यंत विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि ऐसी बेईमान, दगाबाज और लुटेरी सरकार दुनिया के पर्दे में कोई नहीं रही जैसी 1765 से 1784 तक यह ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार रही है। भारत मंत्री लॉर्ड सैलिसबरी ने 1875 में स्वीकार किया था कि ब्रिटिश शासन भारत का खून चूसकर उसे रक्तहीन दुर्बल बना रहा है। W.T. थॉर्नटन ने 1880 में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि भारतीय लोग इंग्लैंड को जो वार्षिक कर देते हैं तथा उसके कारण भारत का अपना सारा खून चूस गया है तथा उसकी औद्योगिक स्थिति के मुख्य स्रोत सूख गए हैं। लॉर्ड कर्जन ने हिंदुस्तान का वायसराय बनने के पहले ही 1894 में लिखा था, द तोकविल का कहना था कि हिंदुस्तान को जीतने और उस पर हुकूमत करने से इंग्लैंड को दुनिया में इतना बड़ा मर्तबा मिला है। इसके साथ यह भी सही है कि उससे हमें जो दौलत मिलती है वही समूचे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव है। 4 साल बाद 1898 में उसने कहा, हिंदुस्तान हमारे साम्राज्य की धुरी है। अगर साम्राज्य की कोई डोमिनियन अलग हो जाए तो वह बचा रह सकता है, परंतु यदि हमने हिंदुस्तान खो दिया तो ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा।
जॉन सुल्विन ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव को दर्शाते हुए लिखा कि हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु ले लेती है और टेम्स के किनारों पर यानी इंग्लैंड में निचोड़ देती है। 1769 में कंपनी के मुर्शिदाबाद स्थित रेजिडेंट बेचर ने लिखा कि यह उत्कृष्ट देश जो एकदम निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासकों के समय में भी वैभवपूर्ण बना रहा, अब ऐसे समय में विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है जब वास्तव में इसके प्रशासन में अंग्रेजों का हाथ अधिक हो गया है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डेनियल एच बुकानन लिखते हैं, नील के साथ भारतीयों की अत्यंत कटु स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। यह सब उन्हें याद दिलाता है अंग्रेजों की लालसा, बेईमानी और निर्मम शोषण की भावना का। हिंदुस्तान के प्रमुख अंग्रेजी पत्र स्टेट्समैन के संपादक और लंदन के टाइम्स अखबार के कलकत्ता निवासी संवाददाता सर अल्फ्रेड वाटसन ने 1933 में रॉयल एम्पायर सोसाइटी को चेतावनी दी थी कि उद्योग धंधों की दृष्टि से हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां अच्छे अच्छे अवसर खो दिए गए हैं। इसका दोष सबसे ज़्यादा अंग्रेजों पर है। जॉनसन हिस्क ने साफ शब्दों में कहा कि मैं जानता हूं कि ईसाई मिशनरियों की सभाओं में कहा जाता है कि हमने भारत को भारतीयों का स्तर ऊंचा उठाने के लिए जीता है। यह सफेद झूठ है। हमने भारत को भारतवासियों के लाभ के लिए नहीं जीता, बल्कि हमने भारत को तलवार से जीता और तलवार से ही हम उस पर कब्जा बनाए रखेंगे। हम उस पर इसलिए कब्जा बनाए हुए हैं कि वह ब्रिटिश माल की निकासी का सबसे अच्छा रास्ता है। वेनिस यात्री मनु की 17वीं शताब्दी की अपनी भारत यात्रा के संस्मरण में भारत के सूबों की धन संपत्ति का बड़े जोश से वर्णन करते हुए कहता है कि फ्रांस के लोग बंगाल का नाम सबसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि यहाँ से बेहिसाब धन दौलत यूरोप भेजी गई है। इस तरह अंग्रेजों ने भारत के प्रति बार बार अपने मकसद की असलियत बताई थी, जबकि दूसरी तरफ गांधी नेहरू गैंग ने यानी अहिंसा, उदारता, विनम्रता का ढोंग करने वालों ने देशवासियों को बार बार धोखा देते हुए बताया कि अंग्रेज सभ्य, दयालु, न्यायप्रिय और संसार में सूर्य के नीचे सबसे ज्यादा ईमानदार हैं। अंग्रेज राज करने वाली जाति के हैं और संसार का कल्याण करने वाले हैं। अंग्रेज भारत पर उपकार करके सभ्यता सिखा रहे हैं और देशवासियों का कल्याण करेंगे। अंग्रेज हमारा परोपकार कर रहे हैं, इसलिए हमें कर्ज समझकर उनके कामों में सहयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, अहिंसा का ढकोसला करके बार बार देशवासियों को क्रांति से रोका। 2 विश्व युद्धों में अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया और सैनिक विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों की पूरी सहायता की। इस तरह गांधी नेहरू गैंग ने देश की जनता को धोखा देकर चोर, लुटेरे, अत्याचारी और देश का शोषण करने वाले अंग्रेजों का साथ दिया। गांधी नेहरू गैंग की इस अंग्रेज भक्ति को देश के साथ गद्दारी ही कहा जाएगा। रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन डॉक्टर योगेंद्र सिंह चौहान, लेक्चरर, राइटर, जर्नलिस्ट। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें।